आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत में अपवाह तंत्र के विषय में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ आपको हमने बताया अपवाह के अंतर्गत हिमालय की नदियों के विषय में और प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में और इनकी विशेषता के विषय में भी आपको हमने बताया था कि हिमालय की जितनी भी नदियां होती हैं उनको दो स्रोतों से जल की प्राप्ति होती है। एक वर्षा के द्वारा तो उनको जल प्राप्त होता ही है, दूसरा जो होता है वो गर्मी के समय में बर्फ के पिघलने से भी उनको जो जल की प्राप्ति होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो केवल वर्षा से जल प्राप्त करती हैं, गर्मी के समय में ये सूख जाती हैं, यानी ये मौसमी होती हैं। और हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो 12 मासी होती हैं। इसके अलावा आपको हमने बताया था कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनका वे यानी रास्ता बहुत लंबा होता है और प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयन नदियों की तुलना में छोटी होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी और कई पॉइंट्स आपको हमने बताया था। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत में अपवाह तंत्र के विषय में। तो भारत में अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो सबसे पहला तंत्र है वो है सिंधु नदी तंत्र। यानी अब आपको हम सबसे पहले बताएंगे सिंधु नदी तंत्र के विषय में। और सिंधु नदी तंत्र जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक मानी जाती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मैप में आप देखोगे जम्मू कश्मीर के बगल में लद्दाख का जो क्षेत्र है, तो लद्दाख के बगल से वहाँ मानसरोवर झील के निकट से ये नदी निकलती है, यानी लद्दाख के ऊपर से ही, लद्दाख के बगल से कह सकते हैं। जब आप मैप में जम्मू कश्मीर देखोगे, जम्मू कश्मीर के इस साइड में लद्दाख, और लद्दाख से ये नदी निकलती है, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट से लद्दाख में है। थोड़ा सा मिस हो गया, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और भारत में ये लद्दाख में प्रवेश करती हैं। और जब मानसरोवर झील से होते हुए सिंधु नदी भारत के क्षेत्र में यानी लद्दाख में प्रवेश करती है, तो लद्दाख में सिंधु नदी के साथ बहुत सारी अनेक सहायक नदियां मिल जाती हैं। और इनमें जो प्रमुख नदियां हैं वो है जास्कर, नोबरा, श्योक और हुंजा। ये यहाँ आकर के यानी लद्दाख के पास जब सिंधु नदी आती है तो यहाँ ये नदी आकर के मिल जाती हैं। और इसके साथ सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। यानी आप मैप में देखेंगे ये वाला हिस्सा जो कश्मीर का है, यहाँ से जब कश्मीर से होते हुए लद्दाख से होते हुए फिर इधर वाला हिस्सा आपको मैप में आप देखोगे तो पता लगेगा इधर पाकिस्तान हो जाता है। यानी यहाँ से निकलती है जब नदी, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से निकलती है, आती है यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाती है पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए वो अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है और आगे चल करके यानी यहाँ से जो जम्मू कश्मीर से जो और नदियाँ बहती हैं वो आकर के यहाँ सिंधु नदी में आकर के ये सारी नदियाँ यहाँ आकर के मिलती हैं। और ये नदियाँ होती हैं यानी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिल करके यहाँ पर आकर के ये सारी नदियाँ
जो यहाँ हिमालय से निकलती हैं, तो यानी यहाँ से आकर के, तो ये आकर के यहाँ पर मिलती हैं ये पांचों नदियाँ। और एक वहाँ पर जो पांचों नदियाँ मिलती हैं तो एक नाम दिया गया पंचनद। और पंजाब की इन पांचों प्रसिद्ध नदियों का संयुक्त जल दक्षिण की ओर बहता हुआ पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाता है। और इसके पश्चात यह नदी दक्षिण की ओर बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर। और फिर यहाँ से आते हुए, अब आपको पता है, मान लीजिए यहाँ से ये अरब सागर, तो यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये डायरेक्ट आकर के अरब सागर में गिर जाती हैं या मिलती हैं। अब सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा होता है। अब इसमें जो सिंधु नदी है, इसका बहुत कम मात्रा में जल भारत में उपयोग किया जाता है। शेष जल जो होता है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको कभी कभी जो जल विवाद होता है, मतलब पाकिस्तान से जब दुश्मनी बढ़ती है तो अक्सर ये चर्चा आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए। लेकिन अब पानी इसलिए नहीं रोका जा सकता है क्योंकि विश्व स्तर पर जो समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत ज़्यादा हिस्सा जो सिंधु नदी का पानी होता है, जल होता है, वो पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाता है। अगर हम उसको रोक देते हैं तो विश्व स्तर पर थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसी समझौते के तहत, एग्रीमेंट के तहत हम उस पानी को रोकते नहीं। तो कहने का मतलब सिंधु नदी का 1/3 से कुछ ज़्यादा हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में पाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ से शुरू होता है और केवल थोड़ा हिस्सा जल का इसका सिंधु नदी का हमारे लिए उपयोग में लाया जाता है, बाकी पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं इस नदी की लंबाई कितनी है। तो इस नदी की लंबाई लगभग 288 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र जो मतलब विस्तार जो है वो है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत में यह 1114 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। और जो जल प्रवाह का क्षेत्र है वो है लगभग 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अपने स्रोत से पश्चिम और उत्तर दिशा में ये लगभग 350 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात सिंधु नदी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। और उसके बाद में यह नदी हिमालय के इस भाग में विशाल महाखंड बनाती हुई कैलाश पर्वत कई स्थानों पर काटती है। तो इस तरीके से भारत में अपवाह तंत्र में जो सबसे पहले हमने जाना वो सिंधु नदी तंत्र का है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र का मतलब ये हो गया, मान लीजिए यहाँ से उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट से, और यहाँ से लद्दाख में प्रवेश करते हुए सीधे यहाँ आ जाती है पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में यहाँ पहुँचते हैं तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यानी झेलम हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गई, ब्यास हो गई, ये सारी नदियाँ आकर के यहाँ पर मिलती हैं और फिर ये पाकिस्तान से होते हुए डायरेक्ट अरब सागर में मिल जाती है। तो ये जो पहला नदी तंत्र था सिंधु नदी तंत्र, इसके विषय में जाना। उसके बाद में अगला जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा भी आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड में, यानी ये भी हिमालय से निकली हुई नदियां हैं। और गंगा जो नदी तंत्र है यानी उत्तराखंड से, यूपी से यहाँ से निकलती है, यहाँ से अब ये भारत का इतना सारा हिस्सा है कि यहाँ से बहती है। लेकिन इसके साथ साथ अभी आपको हम बताएंगे कि एक सहायक नदी जो है वो यमुना, वो भी इसके समानांतर बहती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनदी से हुआ है।
और ये केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है और यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में वहाँ से होते हुए हरिद्वार के पास आती है, यानी हरिद्वार में आकर के गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद में जब मैदानी भाग में आती है तो हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ गंगा में आकर के, यहाँ पर आकर के बहुत सारी नदियाँ गंगा से मिलती हैं और इनमें प्रमुख जो नदी है यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया तथा कोसी हो गई। अब देखिए, आपको जैसा कि हमने बताया यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यानी यही बगल से ही निकलती है, समानांतर इसके बहती है और इलाहाबाद में आकर के ये मिल जाती हैं, दोनों एक जगह। तो यानी यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल जाती है। और घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है और यही कारण होता है कि हर साल हमारे देश के उत्तरी मैदान के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और जिसके कारण बहुत सारा जन और धन की हानि होती है। तो ये तो हो गया एक तरफ की नदियाँ आकर के मिलती हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं, जो एमपी से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से, वो कुछ तो इस साइड में बहती हैं और कुछ इस साइड में बहती हैं। अब यहाँ से आते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां इसमें चंबल हो गया, बेतवा हो गया तथा सोन नदी है। ये उल्टा यहाँ से बहती हैं और यहाँ से आकर के मिलती हैं यहाँ पर। तो बाएं तथा दाहिने किनारे की यानी दोनों साइड की नदियों के जल से जब ये आकर के मिलती हैं तो इसका गंगा का जल स्तर और ज़्यादा हो जाता है और गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक पहुँचती है। यानी पश्चिम बंगाल में, मान लीजिए मैप सही ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, आप मैप में देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में जब ये पहुँचती है, यानी ये वाला हिस्सा जो होता है, तो यहाँ पर एक सिटी है फरक्का। फरक्का जब पहुँचती है, गंगा नदी पहुँचती है, तो यहाँ एक डैम इसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो वहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाती है नदी। एक तो चली जाती है बांग्लादेश और दूसरा चली जाती है कलकत्ता के हुगली शहर में। तो यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यानी जो मेन धारा गंगा की होती है वो डायरेक्ट बांग्लादेश पहुंच जाती है और एक उसकी जो धारा होती है वो पश्चिम बंगाल के हुगली में आ जाती है, वहां जल की आपूर्ति करती है। और बांग्लादेश में जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आगे उसमें एक और नदी मिल जाती है, यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र जब गंगा नदी से मिलती है और आगे बढ़ती हैं तो उसे एक नया नाम गंगा का हो जाता है और वो हो जाता है मेघना। और मेघना जब आगे बढ़ती है तो एक डेल्टा का, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं और उस डेल्टा का नाम होता है सुंदरबन का डेल्टा। अब सुंदरबन नाम क्यों पड़ा और कोई नाम क्यों नहीं रखा गया? सुंदरबन का डेल्टा इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उस डेल्टा में सुंदरी नाम के वृक्ष भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए
उस वृक्ष के नाम पर ही उस वन का नाम सुंदरबन का, डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। और इस डेल्टा में एक और जानवर विशेष रूप से पाए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, और उनका नाम है बंगाल टाइगर। इसके बाद में ये हरियाणा के अंबाला नगर से सिंध और गंगा के बीच में एक जल विभाजक होता है। तो मैप में आप देखेंगे हरियाणा के विषय में, हरियाणा से जो प्रायद्वीपीय नदी है वो एक सिटी है अंबाला, वहाँ से गंगा को दो भागों में, वहाँ भी मतलब दो वे से निकलती है, जल विभाजक का काम करता है अंबाला सिटी। उसके बाद अब आते हैं गंगा की लंबाई के विषय में जानते हैं। तो गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा पाई जाती है। और अंबाला से सुंदरबन, और अंबाला से जहाँ से ये जल विभाजक गंगा दो भागों में डिवाइड होती है, वहीं से सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करते हुए जाती है। तो अंबाला से सुंदरबन डेल्टा की लंबाई जो है वो 1800 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ती है गंगा नदी, इसका जो ढाल होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और मुश्किल से 300 मीटर ही रह जाता है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में, और जैसे जैसे आगे यानी हम बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, ढाल में कमी होती चली जाती है और धीरे धीरे ये 1 मीटर तक ही रह जाता है। और जिसके कारण इन नदियों में बड़े बड़े विसर्ग पाए जाते हैं। विसर्ग का मतलब आपको इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नदी उद्गम स्थल से निकलती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा को ही ले लीजिए, जैसे गंगा जब हरिद्वार से आगे बढ़ती है तो चूंकि उस समय जलस्तर बहुत ज़्यादा होता है, वेग बहुत तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे गंगा नदी, और नदी आपको पता है ढाल के अनुसार ही बहती है, अपना रास्ता बनाती है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो इनको ढाल कम मिलना शुरू हो जाता है। और जब ढाल कम मिलता है तो ये अपने साथ बहाकर लाए अवसादों को छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो जैसे जैसे जल कम होता है, ढाल के अनुसार बनना शुरू होती है, तो नदी में इस तरीके से मोड़ आना शुरू हो जाता है। और हरैया के लोकल वाले बच्चे तो अच्छी तरीके से जान सकते हैं इसको। जो मनोरमा नदी है, ये देख लीजिए, नदी मोड़ इसी का एक बेहतर एग्जाम्पल है। इसमें मतलब बिना गिनती के मोड़ इसमें है। तो इसी मोड़ को यानी सर्प के आकार जैसे स्थिति में वो बहना शुरू कर देती है और इसी को कहते हैं नदी विसर्ग। आगे हम फिर आपको बताएंगे प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में। धन्यवाद।